एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम कवर करेंगे FST1 के बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 21 से लेकर 40 तक। लास्ट के वीडियो में हमने 1 से 20 तक के क्वेश्चन देख लिए हैं, तो अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जा कर के देख लीजिए। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी, वहाँ से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। स्टार्ट करते हैं यहाँ से आज का वीडियो। पानी खींचने वाले पेज का खोज किसने किया? यहाँ पर ये आपको बताना है कि पानी खींचने वाले पेज की खोज किसने की थी। आपके पास ऑप्शंस हैं क कोपरनिकस, ख आर्यभट्ट, ग न्यूटन, घ आर्किमिडीज। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा घ आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने पानी खींचने वाले पेज की खोज की थी और इसका यूज़ ग्रीस में किया जाता था। ग्रीस में एक और यंत्र का यूज़ किया जाता था, बेलन, चखड़ा और घिरनी का। चरखा, बेलन और घिरनी, इससे भी कुएं से पानी खींचा जाता था। और ये जो पानी खींचने वाला पेज है इसका इस्तेमाल खेतों में सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता था। 22वें नंबर का प्रश्न है, संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं में भेद किस चिकित्सक ने किया? आपको ये बताना है सेंसरी और मोटर नर्व्स में डिफरेंस किस चिकित्सक ने किया था यहाँ पर। और आपके पास ऑप्शंस हैं क हेरोफिल्स, ख इरासिस्ट्रेटिक्स, ग गैलिन और घ है सभी। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हेरोफिल्स। हेरोफिल्स ने संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं में भेद किया था। आगे क्वेश्चन पे चले जाते हैं। 23वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने, मौर्य काल में मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती थी? सीधे इसका आंसर आपको बता देते हैं, अपकेंद्री बलों के सिद्धांत पे मौर्य काल की जो मशीनें थी वो काम किया करती थी। आगे बढ़ जाएंगे आगे के क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने। अब किस काल में 12 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 12 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हल की बात हो रही है, तो सीधे आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क हो जाएगा, यजुर्वेदिक काल। एक और चीज़, यजुर्वेदिक काल जो है वो 700 से 400 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऑप्शन में आपको ऋग्वेदिक काल भी दिख रहा है, तो एक और चीज़ बता दें ऋग्वेदिक काल के बारे में कि ये 1500 से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और ऋग्वेदिक काल में 100 पतवारों वाली नौका मिली थी। 100 पतवारों वाली नौका का उल्लेख जो है वो ऋग्वेदिक काल के ही संदर्भ में आता है। एक और चीज़ कि यजुर्वेदिक काल में जो 12 बैलों द्वारा खींचे जाने वाला हल था, इसका एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि उस वक्त जो ज़मीन थी वो काफ़ी ज़्यादा कठोर होती थी और उसकी खुदाई के लिए इतनी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती थी कि 12 बैलों का इस्तेमाल किया जाता था हल चलाने के लिए। आगे बढ़ जाएंगे। 25 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, तो अब आपको ये बताना है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। आपके पास ऑप्शंस हैं क कौटिल्य, ख चंद्रगुप्त, ग एस निकेटर और घ है बिंदुसार। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा क कौटिल्य। एक और चीज़ कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना लगभग 321 से 300 ईसा पूर्व के बीच में की थी। आगे बढ़ जाएंगे आगे के क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने, समाज में जाति प्रथा का जन्म हुआ। यहाँ पर आपको ये बताना है कि समाज में जाति प्रथा का जन्म कब हुआ था। आपके पास कुछ युगों के नाम दिए हुए हैं, जैसे ऑप्शन क है कांस्य युग, ख लोह युग, ग पाषाण युग और घ है नवपाषाण युग। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ख लोह युग। एक और चीज़ कि आर्यन जो थे वो 1500 BC में भारत आए थे और माना जाता है कि आर्यंस ने ही भारतीय समाज में जाति प्रथा की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। व्यापारिक लेन देन के लिए सिक्कों का नियमित रूप से प्रयोग होने लग गया था, ये वो कौन सा टाइम था? आपके पास ऑप्शंस हैं क लोह युग, ख कांस्य युग, ग पाषाण युग, घ सभी। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा लोह युग। लोह युग में व्यापारिक लेन देन के लिए सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। ये प्रश्न है, चरक संहिता और शल्य चिकित्सा के मूल ग्रंथ क्या है? तो आपको हम बता दें, बहुत ही बार हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है अपने इंग्लिश के वीडियोस में। एक बार आपके सामने ये हिंदी के वीडियो में आया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क हो जाएगा सुश्रुत संहिता। और सुश्रुत संहिता की रचना 600 ईसा पूर्व की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं 29 नंबर के प्रश्न की तरफ। 29 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, चार दोषों के सिद्धांत को
सबसे पहले किस दार्शनिक ने प्रस्तुत किया था? चार दोषों के सिद्धांत की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपको इसका सही आंसर बता देते हैं बिना देरी किए। इसका सही आंसर जो होगा वो ख हो जाएगा, एम्पेड्रोक्लीज। एम्पेड्रोक्लीज जो थे वो आयोना के रहने वाले थे और उन्होंने चार दोषों के सिद्धांत के बारे में सबसे पहले बताया था। ये चार दोष जो होते हैं इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया है कि कौन से वो चार दोष हैं जिनके कारण कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है। तो ये जो चार दोष हैं वो चार तत्वों पर निर्भर करते हैं। वो तत्व हैं पृथ्वी, जल, आग और वायु। ऑप्शन में आपको हिप्पोक्रेटिस दिख रहा है। हिप्पोक्रेटिस की बात करें तो ये यूनानी चिकित्सा के अभूतपूर्व व्यक्ति थे। परिव्रजक की बात करें तो ये चरक और सुश्रुत के शिष्य थे और जो अभिजात्य हैं वो एक यूनान थे। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। मानव मस्तिष्क की विशिष्ट संरचना के महत्व का पता लगाने वाले प्रथम चिकित्सक कौन है, ये आपको बताना है। और 30वें नंबर का प्रश्न, और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा घ, इरासिस्ट्रेटिक्स। इरासिस्ट्रेटिक्स जो हैं इन्होंने मानव मस्तिष्क की संरचना का महत्व बताया था। सबसे पहले इन्होंने ही उसको अब्जॉर्ब किया था। आगे बढ़ जाएंगे, गैलेन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो गैलेन जो है वो अरबी व मध्ययुगानी चिकित्सा विज्ञान के संस्थापक थे। ठीक है, गैलेन बहुत ही महत्व रखते हैं मध्ययुगानी और अरबी चिकित्सा के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31 है यहाँ पर। थेल्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूलतः किससे बनी है, ये आपको बताना है। और आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं, वायु, पृथ्वी, आग और पानी। इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा घ, पानी। थेल्स के अनुसार दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी पानी से बनी हुई हैं। 32वें नंबर का प्रश्न है, पार्थिव ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को विकसित किया। यहाँ पर बताना है कि किसने पार्थिव ब्रह्मांड यानी कि जो फिजिकल यूनिवर्स है, पार्थिव का मतलब ही फिजिकल होता है, तो पार्थिव ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को विकसित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है थेल्स। थेल्स ने ही पार्थिव ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को विकसित किया था। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। ब्रह्मांड का निर्माण शून्य आकाश में विचरण करने वाले असंख्य अविभाज्य कणों से हुआ है। यह किसकी कल्पना है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा क, डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने बताया था कि जो ब्रह्मांड है वो चिरस्थायी नहीं है, ब्रह्मांड जो है वो गतिशील है। ये जो सोच है, ये कल्पना है, वो डेमोक्रिटिक्स की है। एक और चीज़ हम आपको बताएं तो प्लेटो और अरस्तु के अनुसार जो ब्रह्मांड है वो चिरस्थायी है और गतिशील नहीं है। हमने आपको दोनों के विचार बता दिए हैं। अगर प्रश्न पेपर में आपके दोनों के विचार में से कुछ भी आता है तो आप दोनों के आंसर दे सकते हैं। डेमोक्रेटिक्स के अनुसार जो ब्रह्मांड है वो चिरस्थायी नहीं है, बल्कि प्लूटो और अरस्तु के अनुसार जो ब्रह्मांड है वो चिरस्थायी है। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। साइंस इन हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। साइंस इन हिस्ट्री, इस पुस्तक के रचयिता हैं J.D. बर्नल। सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए क। J.D. बर्नल जो हैं वो साइंस इन हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता हैं और इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि सामाजिक पतन किस प्रकार विज्ञान का पतन का कारण लाता है। आगे बढ़ जाते हैं 35वें नंबर का प्रश्न आपके सामने। दूसरी शताब्दी के मध्य में यूनानी साम्राज्य के पतन के साथ किस साम्राज्य का उत्थान हुआ। एक चीज़ और जान लीजिए कि कोई भी एज, एरा या साम्राज्य कुछ भी हो इन तीनों चीज़ों में से, तो एक के पतन के साथ ही दूसरे का उत्थान होता है। तो यहाँ पर जो आपके सामने प्रश्न है ये कहता है कि दूसरी शताब्दी के मध्य में यूनानी साम्राज्य के पतन के साथ किस साम्राज्य का उत्थान हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सीधे हो जाएगा ख, रोमन साम्राज्य। आगे बढ़ जाते हैं 36वें नंबर का प्रश्न आपके सामने। मौर्य साम्राज्य के अंतिम व पहले शासक कौन थे। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, अशोक, चंद्रगुप्त, ख, समुद्रगुप्त, चाणक्य, ग, चाणक्य, कौटिल्य, घ, चंद्रगुप्त व समुद्रगुप्त। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा क, अशोक और चंद्रगुप्त। अशोक के बारे में हम थोड़ी सी बातें जान लें तो जो अशोक थे उनके टाइम पे मौर्य साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर कर्नाटक तक था। कर्नाटक जिसे पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था और कलिंग का वॉर भी बहुत फेमस है, कलिंग बैटल के नाम से हम जानते हैं। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का बैटल हुआ था और अशोक ने मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी को 270 ईसा पूर्व तक संभाली थी।
एक और चीज़ कि जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं अशोक के टाइम में, तो उत्तर भारत तब कांधार और काबुल भी उसके अंदर था, उत्तर भारत के अंदर। वहाँ से आप समझ सकते हैं कितना बड़ा साम्राज्य अशोक ने बनाया था। आगे बढ़ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 17 की ओर। मौर्य साम्राज्य में कृषि भूमि कितने प्रकार की होती थी? प्रश्न नंबर 37 है यहाँ पर। मौर्य साम्राज्य में जो कृषि की भूमि थी वो कितने प्रकार की होती थी, ये हम आपको बता देते हैं। तो कृषि भूमि जो होती थी वो 2 प्रकार की होती थी उस वक्त पे। पहली वह जिससे राज्य को कर प्राप्त होता था, उसका प्रशासन अर्ध स्वयंवत एवं स्थानीय किस्म का था। हालांकि फसल का छठा भाग साम्राज्य के राजकोष में चला जाता था। आगे बढ़े, दूसरे किस्म की भूमि की बात करें तो सीता भूमि होती थी और वो सीधे राज्य की देखरेख में आती थी। इसकी जुताई बुआई आदि बस्तियों में बसाए गए 100 से 500 शूद्रों द्वारा कराई जाती थी। ये लोग राजा को अपनी पैदावार का 5वां हिस्सा दिया करते थे। इसमें सेना के राशन के रूप में दिया जाने वाला कर और राजा को भेंट के रूप में दिया जाने वाला अनाज शामिल नहीं था। ठीक है, तो आपने 37वें नंबर का प्रश्न और उसके पीछे जो फैक्ट है वो सब समझ लिया है। आगे बढ़ जाते हैं। 38वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, नालंदा किस प्रकार का मठ था? नालंदा मठ की बात हो रही है यहाँ पर और आपके पास ऑप्शंस हैं क कनिष्क, ख बौद्ध, ग महावीर और घ है कोई नहीं। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ख बौद्ध मठ। जो नालंदा था वो एक बौद्ध मठ था। एक और चीज़ कि यहाँ पर औषधि शास्त्र, खगोल विज्ञान, मानविकी और धर्म शास्त्रों पर विचारों का आदान प्रदान होता था। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। पहली बार भारत में भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग शुरू हुआ किस शासक के शासनकाल में? ये आपको बताना है कि वो कौन से शासक थे जिनके टाइम पे पत्थरों का इस्तेमाल भवन निर्माण के लिए किया जाता था। आपके पास ऑप्शंस है क चंद्रगुप्त, ख अकबर, ग अशोक और घ है चाणक्य। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अशोक। ग इसके लिए सही उत्तर होगा। अशोक के टाइम पे पत्थरों को चमकाकर शीशे जैसा कर दिया जाता था और फिर इनका उपयोग जो है स्तंभों और मेहराबों को निर्माण में किया जाता था। सांची स्तूपा इस टाइप का एक नमूना है, एक सैंपल आप कह सकते हो, जहाँ पर पत्थरों को चमकाकर शीशे की तरह किया गया है और उसमें फिर स्तंभ उसके बनाए गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 ये है, मौर्य साम्राज्य की ख्याति के मुख्य स्तंभ थे। मौर्य साम्राज्य की ख्याति के मुख्य स्तंभ कौन से थे ये आपको बताना है। आपके पास उत्तर है, ऑप्शंस हैं क खेती के उपकरण, ख हथियार, ग दोनों, घ कोई नहीं। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ग दोनों। खेती के उपकरण और हथियार जो थे दोनों ही बहुत ही बेमिसाल थे मौर्य साम्राज्य के। एक और चीज़ की मौर्य साम्राज्य में उस वक्त 5 लाख सैनिकों का सेना था। इतनी बड़ी सेना उस टाइम पे किसी भी राजा के पास नहीं होती, किसी भी साम्राज्य में नहीं होती होगी जो मौर्य साम्राज्य में थी। और किस तरीके से कर का आवंटन होता था, किस तरीके से जो कर है वो बहुत सारे जनता के कल्याणकारी कामों में लगाया जाता था, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चंस के रूप में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। एक और चीज़ कि आप स्टूडेंट फेस्टिवल की प्रिपरेशन करते रहें, ना जाने कब आपके यूनिवर्सिटी से ये नोटिफिकेशन आ जाए कि अगले 15 दिन बाद आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अपने आप से प्रिपेयर्ड रहिए, हेल्थी रहिए और कोरोना से बच के रहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।